इसी दौरान रमा जूलियट के पास पहुंच गई। चलो जूलियट, ये तो यूं ही बकवास करता रहता है। वो जूलियट का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। हरनाम सिंह मेरे साथ चलते हुए बोला, भाई जी, मुझे तो तुम्हें अपने साथ रखने में कोई एतराज नहीं, लेकिन यार समझा करो, अभी हमारी शादी को बहुत ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। कोई बात नहीं हरनाम सिंह, हम तुम्हारे हनीमून में मुदाखलत नहीं करेंगे, मैंने भी हंसते हुए कहा। और हरनाम सिंह शाने हिलाने लगा। ठीक है भाई जी, अगर ऐसा ही है तो यही सही। तुम भी क्या कहोगे कि एक हिंदुस्तानी बंदे ने तुम्हारी इतनी सी बात भी नहीं मानी। हरनाम सिंह, रमा, मैं और जूलियट बिलाकर ट्रालरों के पास पहुंच गए। 101 नंबर ट्रालर हरनाम सिंह का था और उसके सामने 20 नंबर हमारा। जूलियट ने ट्रालर नंबर 101 के करीब पहुंचकर कहा, जी अब क्या कहते हैं हरनाम सिंह जी? कुछ नहीं देवी जी, हरनाम ही क्या कहेगा, हम दोनों ट्रालरों के सामने बिस्तर लगा लेंगे, तुम परवाह मत करो। वो मुर्दा सी आवाज में बोला, नहीं, वैसी भी बात नहीं। जूलियट खुश होकर बोली, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, कल सुबह मुलाकात होगी। हूँ, कहाँ जा रही हैं आप देवी जी? हरनाम सिंह चौंक पड़ा। कुछ नहीं हरनाम सिंह जी, हम तुम्हें परेशान न करने का सोच चुके हैं, ये 20 नंबर ट्रालर हमारा है, मैंने कहा और उसने लपक कर मुझे लिपटा लिया। ओए खुशी डबल कर दी जे बादशाह, ओ सचमुच खुशी डबल कर दी जे। क्यों देवी जी, ये भैया जी सच कह रहे हैं ना? हरनाम सिंह ने तस्दीक करने वाले अंदाज में कहा, हाँ राम सिंह जी, ये ट्रालर हमारा ही है और हमने पहले ही आपको ट्रालर नंबर 101 में देखा था। इस बात पर हमें हंसी आती थी कि हमारे ट्रालर भी आस पास ही हैं और हमारी मेजें भी आस पास ही थी। बड़ी खुशी हुई, सच जी बड़ी खुशी हुई। कल सुबह का नाश्ता हम आपके साथ ही करेंगे। सत श्री अकाल, हरनाम सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और हम दोनों हंसते हुए अपने ट्रालर की जानिब वापस आ गए। बड़ा खुश मिजाज है ये सिख, जूलियट ने हंसते हुए कहा। ट्रालर में दाखिल होने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। आज का दिन खासा खुशगवार रहा था। जूलियट अपनी मसहरी पर लेटी तकिए पर ठोड़ी रखे अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। फिर मैं किसी सोच में गुम हो गया। जब मेरी निगाहें दोबारा जूलियट पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। अभी नींद नहीं आ रही ना? मैंने उसे देखते हुए कहा। हाँ नहीं आ रही। जूलियट भूजल से लहजे में बोली, सो जाओ, मेरा ख्याल है रोशनी गुल कर दी जाए। नहीं प्लीज, रोशनी गुल मत करना। क्यों? मैंने ताज्जुब से कहा। जब तक रोशनी रहती है हवास कायम रहते हैं और रोशनी गुल हो जाए तो ज़हन खुद ब खुद भटकने लगता है। मैंने जूलियट के चेहरे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, हमारे दरमियान जो मुआहिदा हुआ है जूलियट, हम दोनों को उसकी पाबंदी करना होगी। जूलियट ने कोई जवाब ना दिया, चलने में मुझे देखती रही और अपनी जगह से उठी और आगे बढ़ी। मेरे अवसान खता होने लगे थे। मैं सहमी निगाहों से उसे देखने लगा, लेकिन जूलियट ने स्विच बोर्ड के करीब पहुंचकर लाइट ऑफ कर दी और फिर अंधेरे में ही वापस चली गई। मैं उसके कदमों की आहटें महसूस करता रहा और जब मुझे एहसास हुआ कि वो अपने बिस्तर पर लेट गई है तो मैंने भी करवट बदल ली। रात को न जाने जूलियट की कैफियत क्या रही, मुझे अलबत्ता पुरसुकून नींद आ गई थी। सुबह वाकई खुशगवार थी। आसमान अबर आलूद था और यूं महसूस होता था जैसे दिन के किसी हिस्से में बारिश हो जाएगी। लेकिन लंदन के मौसम में आसमान ज्यादातर अबर आलूद ही रहता था। जूलियट बाथरूम में थी, बाहर निकली तो मुझे देखकर मुस्कुराई। हेलो, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो सिख जोड़ा आता ही होगा। नाश्ते का क्या बंदोबस्त है? मैंने पूछा। मैंने वाकी टाकी पर सोरेंडो को हदायत दे दी है। 4 आदमियों का नाश्ता पहुंचने ही वाला है। मेरा ख्याल है जूलियट, वो लड़की रमा उसे मना कर देगी और नाश्ता वो लोग हमारे साथ नहीं करेंगे। अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोलकर देखा तो रमा और हरनाम सिंह थे। ओ भाई जी, अब तुम ही बताओ इसे, जब दोस्ती हो गई है तो इन तकल्लुफात की क्या गुंजाइश है? रात को हमने कह दिया था कि नाश्ता आपके साथ करेंगे, ये कह रही है ये अच्छी बात नहीं है। बताओ क्या ये बहुत बुरी बात है? आओ अंदर आओ हरनाम, मैंने कहा और हरनाम सिंह ट्रालर में दाखिल हो गया। रमा भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। हरनाम, ये सारी बातें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। मजाक कर कौन रहा है भाई जी? क्या तुम हमें नाश्ता नहीं कराओगे? गौर किया जा सकता है हरनाम सिंह। ओ जी, गौर करने की क्या बात है, होटल को ऑर्डर दो तो नाश्ता आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम मजबूर करते हो तो यही सही, मैंने भी हंसते हुए कहा। रमा बेचारी बहुत शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन फिर उनकी शर्मिंदगी खुद ब खुद दूर होगी क्योंकि चंद ही लम्हे बाद वेटर नाश्ता लेकर आ गया था। बेहतरीन किस्म का नाश्ता हमारे सामने लगा दिया गया और हरनाम सिंह ने खुश होकर कहा, देखा जी, ये होती है यारी। अरे अपने देश की बात ही निराली है। ये रमा तो बिला वजह तकल्लुफ करती है। भला भाई भाई में क्या तकल्लुफ? हरनाम सिंह नाश्ते में जुट गया। रमा और जूलियट भी हमारे साथ नाश्ते में शरीक हो गई थी। तो जी फिर आज का प्रोग्राम क्या है? कहीं घूमने चलोगे या फिर आसमान के नीचे इसी इलाके में सैरो तफरी की जाएगी?
आज कहीं घूमने नहीं जाएंगे, आज आराम का दिन है। रमा बोली। हूँ, मैं समझता हूँ ये क्यों कह रही है, पर जी परवाह मत करो, इसे कहने दो। क्या मतलब है इस बात का, मैंने सवाल किया। बस जी, ये इसलिए कह रही है कि कहीं दोपहर के खाने के लिए भी हम आपसे ना कह दें। भाई जी अब भला बताओ, यारी दोस्ती में ये तकल्लुफ कब चलता है? अगर कह भी दिया तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, रमा ने कहा और जूलियट हंसने लगी। रमा आप बिला वजह इतनी सी बात को अहमियत दे रही हैं। वैसे मेरे ख्याल में आज यही क्याम अच्छा रहेगा, आओ बाहर घूमते हैं। नाश्ते के बाद हम बादलों की छांव में बाहर निकल आए। फिजा गहरी से गहरी होती जा रही थी और हवाएं बूझल होने लगी थी। बहुत देर तक हम इधर उधर घूमते रहे और फिर वापस ट्रालरों में आ गए। हरनाम सिंह कहने लगा, भाई जी रास्ते में रमा मुसलसल मेरे चुटकियां काटती रही, कहती है दोपहर का खाना मैं मंगवा लूं। चलो ठीक है भाई जी, जिंदगी में नफा नुकसान तो होता ही रहता है, आओ जी अपने ट्रालर में आ जाओ, दोपहर का खाना हमारे साथ खा लो। जूलियट ने तकल्फन इंतजार किया था, लेकिन रमा कहने लगी, नहीं जूलियट प्लीज। दोपहर के खाने के बाद हम वापस अपने ट्रालर में आ गए थे। जूलियट आराम करने लेट गई। मैं भी थोड़ी देर तक सुकून से आंखें बंद किए रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। जूलियट शायद सो गई थी। मैं ट्रालर से बाहर निकल आया। आसमान पर अब भी गहरा अबर छाया हुआ था। मैं टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गया और फिर दूर तक का एक चक्कर लगाकर वापस ट्रालर में पहुंचा तो जूलियट दरवाजे पर बैठी हुई थी। कहाँ चले गए थे अली? बस ऐसे ही घूमने निकल गया था, मैंने जवाब दिया। आओ समंदर के किनारे चलें, जूलियट बोली। चलो, मैंने कहा और हम दोनों टहलते हुए समंदर की तरफ बढ़ने लगे। साहिल पर हस्बे मामूल रौनक थी, रंग बिरंगी छतरियां लगी हुई थी और नंग दड़ंग लोग वहां सरमस्तियां कर रहे थे। मैं जूलियट के साथ आगे बढ़ता रहा। लहरें हमारे कदमों को छू रही थी। काफी दूर जाने के बाद हम वापस पलटे तो अचानक ही मेरी निगाहें एक खूबसूरत लड़की की जानिब उठ गईं, जो अपने साथ लड़के के सीने पर सर रखे पांव फैलाए लहरों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके साथी के चेहरे पर सफेद रंग का खूबसूरत हैट सजा हुआ था। जब मैं करीब पहुंचा तो उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर और गर्दन खम करके मुझे सलाम किया। मेरे चेहरे पर एक अजीब से आसार फैल गए। बूढ़ की मखसूस मुस्कुराहट को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था? वो 100% बूढ़ था, लेकिन जो लड़की उसके साथ थी वो मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी थी। बूढ़ ने फौरन ही हैट पर हाथ रख लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे जता रहा हो कि अब तक वो एक एक कदम मेरा निगरान रहा है। मैंने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन जूलियट दूसरी तरफ मुतवज्जो थी। उसकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं थी। मैं वहां से आगे बढ़ गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर बूढ़ की साथी लड़की की तरफ देखा। वो काफी खूबसूरत थी। पता नहीं कहां से आ गया था दोस्ती गांठ लेने का फन। बहरत और बूढ़ को यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। हम काफी देर तक समंदर के किनारे पानी से लुत्फ अंदोज होते रहे थे। बूढ़ की मौजूदगी से यहाँ मुझे एक अजीब सी खुशी थी। ट्रालर में वापस पहुंचे तो हमारे कर्म फरमा हमारा इंतजार कर रहे थे। ओ भाई जी, अकेले अकेले कहाँ निकल गए थे? कहीं नहीं हरनाम सिंह, बस ऐसे ही, मैंने जवाब दिया। तुमसे पाकिस्तान के बारे में कुछ गुफ्तगू हो जाए, अगर इजाजत है? हरनाम सिंह ने रमा से पूछा। मैं जूलियट को साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करते रहो, रमा मुस्कुराकर बोली और हरनाम सिंह मेरे साथ एक गोशे में आ बैठा। पाकिस्तान के बारे में क्या गुफ्तगू करना चाहते हो? ओ कुछ नहीं भाई जी, जाहिर है मैं जासूसी के लिए तो यहाँ नहीं आया, बस ऐसे ही अपने शहर कसूर की बातें सुनने को दिल था। मेरे बड़े रिश्तेदार हैं वहाँ। वैसे अली जी आप करते क्या हो? उसने पूछा। आवारागर्दी, सैरो सियाहत। किसी बड़े बाप के बेटे हो गए? बाप की इजाजत लेकर निकले हो घर से या भाग कर आए हो? मैं हंस पड़ा। जो दिल चाहे समझ लो हरनाम सिंह। ओ भाई साहब, आप बताना नहीं चाहते तो खैर कोई बात नहीं। हरनाम सिंह खुद कारोबार करता है, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। अब शादी करने के बाद कारोबार में फंसा हुआ था। काफी दिनों तक बाहर निकलने का फैसला नहीं कर सका, मगर अब निकला हूँ, जरा घूम फिर कर ही जाऊंगा। ये है हरनाम सिंह की कहानी। अली की कहानी कोई खास नहीं है हरनाम सिंह, बस यूं समझ लो आवारा गर्दू। माँ बाप भी हैं और नहीं भी, मैं बस अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। ओहो, इसका मतलब है घर से रूठे हुए हो। अली, घर वालों से रूठना अच्छी बात नहीं होती, अपनों के बगैर भी कहीं जिंदगी गुजरती है। हरनाम सिंह की इस जुमले ने दिल में एक कसक बेदार कर दी थी। वाकई अपनों के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती थी। एक ही तो अपना था इस कायनात में, लेकिन वो भी अपने साथ नहीं रहा। बहुत देर तक हरनाम से बातें करता रहा, उसके बाद वापस ट्रालर में चला गया। जूलियट और रमा शायद काफी दूर निकल गई थी। हरनाम सिंह भी अपने ट्रालर में चला गया था। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। दफदन मेरे ज़हन में बूढ़ का ख्याल आया। इस वक्त मौका अच्छा है, बूढ़ से क्यों ना मुलाकात की जाए। मुमकिन है यहीं कहीं पास मिल जाए। अब जाहिर है जूलियट का कैदी बनकर
तो मैं नहीं रह सकता था। चुनाचे एक बार फिर ट्रालर से बाहर निकल आया, साहिल की जानिब चल पड़ा। साहिल पर अब रश कम हो गया था। चंद ही अफराद थे जो पानी से अटकेलियां कर रहे थे या समंदर के किनारे अपने अपने सामान समेट रहे थे। मैं निगाहें दौड़ाता आगे बढ़ता रहा, लेकिन बुढ़ का इन इतराफ में कहीं पता नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रालरों की आबादी खंगालने का इरादा किया और चहलकदमी करता हुआ ट्रालरों के दरमियान आ निकला। इसी में रात हो गई थी। सूरज छुपा तो चारों तरफ रोशनियां जल गईं। सोरेंटो में शायद कोई खुसूसी प्रोग्राम था। मैंने सोचा बुढ़ इसी किस्म के प्रोग्रामों को नजरअंदाज नहीं करेगा, चुनाचे क्यों ना सोरेंटो ही में उसे तलाश किया जाए। चुनाचे सोरेंटो की जानिब चल पड़ा। इस वक्त सोरेंटो के बैरूनी पार्क में रश हो रहा था। मशरूबात की ट्रालियां गर्दिश कर रही थी। मैं बुढ़ को तलाश करता हुआ चारों तरफ घूमता रहा। फिर एक सिंगल टेबल पर बैठकर मैंने मशरूब का एक गिलास तलब किया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन बुढ़ मुझे नजर नहीं आया था। यहाँ तक कि खासी रात हो गई। सोरेंटो के अंदरूनी हाल में प्रोग्राम का आगाज हो गया था। ऑर्केस्ट्रा मध्यम सुरों में मौसीकी बखेर रहा था। मैंने हाल का भी जायजा लिया, लेकिन वहाँ पर भी बुढ़ नजर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब उसकी तलाश बेकार है। वैसे इस प्रोग्राम में अगर शिरकत करता तो यकीनी तौर पर ज्यूलट को शदीद एतराज होता, और वो अगर साथ होती तो दूसरी बात थी। चुनाचे वापस चल पड़ा। ट्रालर से कुछ फासले पर ही था कि मैंने चंद अफराद को ट्रालर के गिर्द जमा देखा। उसमें हरनाम सिंह और रमा भी थे। कदमों की रफ्तार तेज होगी। उन लोगों के खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई खास बात हो गई हो। फिर मैं दौड़ता हुआ ट्रालर के नजदीक पहुंचा था। हरनाम सिंह ने मुझे देखा और दूसरे लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। क्या बात है हरनाम सिंह, क्या हुआ? मैंने ताज्जुब से सवाल किया। ओ भाई जी बहन जी को, हरनाम सिंह अकलाए हुए लहजे में बोला। रमा का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। क्या हुआ ज्यूलट? मैंने आवाज लगाई। नहीं भाई जी, वो ट्रालर में नहीं, 4-5 आदमी थे। उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से ढके हुए थे। काले रंग की एक लंबी सी वैन में आए थे, नंबर प्लेट ढकी हुई थी। वो जी बहन को ट्रालर से खींचते हुए बाहर लाए और गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। चलते उन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी ने पीछा करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। उनके हाथों में रिवाल्वर दबे हुए थे। मैं सन्नाटे में रह गया। ज्यूलट को अगवा किया गया था। ज्यूलट को एक लम्हे को तो मेरा ज़हन सनसनाने लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को पुरसुकून कर लिया। ज्यूलट का किरदार मुझे मालूम था, ताहम उन लोगों के सामने परेशानी का इजहार करना जरूरी था। मैंने परेशान लहजे में कहा, वो कौन हो सकते हैं? क्या पता भाई जी, चलो पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवा दें। बड़ी अफसोसनाक बात। चलो रमा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे डर लग रहा है, रमा ने कहा। तो फिर आ जाओ। हॉलीडे पॉइंट का पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा फासले पर नहीं था। चंद लोगों ने हमारी रहनुमाई की। छोटे से पुलिस स्टेशन में चंद अफराद मौजूद थे। एक खूबसूरत से कमरे में हमारी रुदाद सुनी गई। पुलिस ऑफिसर ने फौरन ही ट्रांसमीटर पर पेट्रोलिंग गाड़ियों को हदायत दे दी। हरनाम सिंह उस गाड़ी की साख्त के बारे में पूछा गया जिसमें ज्यूलट को अगवा किया गया था, और हरनाम सिंह के बताने पर उस गाड़ी की साख्त के बारे में भी पेट्रोलिंग गाड़ियों को इतला दे दी गई। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आप अपने बारे में पूरी तफसील बता दें, कहाँ से आए हुए हैं, जिस लड़की को अगवा किया गया है उससे आपका क्या ताल्लुक था। मैंने मुख्तसरन पुलिस ऑफिसर को अपने बारे में तफसीलात बता दी। मैंने उनसे कहा कि मैं बैरूत का बाशिंदा हूँ और वहीं का शहरी भी हूँ। ज्यूलट मेरी दोस्त थी और हम दोनों सियाहत के लिए लंदन आए थे और यहाँ हॉलीडे पॉइंट पर क्याम किया था। मैंने अपना ट्रालर नंबर भी बता दिया। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, आप इत्मीनान रखिए, मिस ज्यूलट को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन आपको उस वक्त तक ट्रालर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर लें और मिस ज्यूलट दस्तयाब ना हो जाए। माफ कीजिएगा, अगर आप अपने अखराजात पर ऐसे ट्रालर में क़याम नहीं कर सकते तो आपके अखराजात पुलिस अदा कर देगी। नहीं ऑफिसर, बेहद शुक्रिया, मैं अपनी दोस्त के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने वादा किया और फिर सोचों में गुम होकर हरनाम सिंह के साथ वापस लौट आया। रमा और हरनाम सिंह मेरे ट्रालर में आ बैठे थे। हरनाम सिंह बहुत मलूल नजर आ रहा था। उसने कहा, कैसी खुश खुश बसर हो रही थी, पता नहीं कौन कमबख्त थी। और वैसे जब से हम यहाँ हॉलीवुड कैंप में मौजूद हैं, ये पहला ही वाकया है। मुमकिन है यहाँ ऐसा होता रहता हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये जगह बड़ी गैर महफूज है। यहाँ से फौरन चलो हरनामी, मुझे तो अब इस जगह से वहशत होने लगी है, रमा ने खौफजदा लहजे में कहा। चलेंगे जी चलेंगे, अब बली को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। नहीं हरनाम सिंह, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। अगर भाभी को यहाँ खौफ महसूस होता है तो मेरे ख्याल में तुम इस जगह कोई तफरी नहीं कर सकोगे। बेहतर है ये जगह तब्दील कर दो। और सोच लेंगे भाई जी इस सिलसिले में भी। पहले ये बताओ अब हरनाम सिंह तुम्हारे लिए क्या करे।
नहीं हरनाम सिंह, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और फिर ज्यूलिट मेरी दोस्त ही तो थी, मेरा उससे कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं था। वो बैरूत में मुझे मिली थी, स्याह थी और फिर दोस्त बन गई। उसका लंदन आने का इरादा था और मैं उसके साथ लंदन चला आया, मगर समझ में नहीं आता कि उसके मामलात क्या थे। पता नहीं जानबूझकर उसे अगवा किया गया या सिर्फ ये इत्तेफाक ही है। अगवा करने वाले मुझसे उसके लिए कोई बड़ी रकम वसूल करेंगे। अगवा करने वाले मुझसे उसके लिए कोई शायद बड़ी रकम वसूल करेंगे। ओ भाई जी, परवाह मत करना, हरनाम सिंह कंजूस जरूर है। अब ऐसा भी नहीं, जो कुछ भी होगा मिलजुल कर लेंगे। हरनाम ने पेशकश की। नहीं हरनाम सिंह, शुक्रिया। वैसे ज्यूलिट के अगवाकारान अगर कोई मुझसे रकम तलब करें तो फौरन अदा कर दूंगा और इस सिलसिले में पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने कहा ना जी, हमारे पास जो कुछ है उसका बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है और फिर जरूरत पड़ी तो मैं इंतजाम कर लूंगा, तुम परवाह मत करो। इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। शुक्रिया हरनाम सिंह, अगर वाकई ऐसा हुआ तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, मैंने कहा। काफी देर तक हरनाम सिंह और रमा मेरे ट्रालर में मौजूद बैठी रही और फिर वो वापस चले गए। दूसरे लोग भी अब मंदिर आम से हट गए थे और कोई मेरे पास मौजूद नहीं था। ट्रालर में आकर मैं दराज हो गया, उस अगवा के बारे में सोच रहा था। ज्यूलिट मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी, मैं तो उसे सिर्फ एक रास्ता समझता था ओलिव आवर्ड तक पहुंचने का। और मुझे इस बात पर भी यकीन था कि ओलिव आवर्ड की किसी नुमाइंदा को अगवा करना आसान काम नहीं, क्योंकि उसके अगवा का मकसद ड्रामे का आगाज भी हो सकता था। बहुत से ख्यालात इस बारे में मेरे ज़हन में आते रहे और मैं काफी देर सोचता रहा। मेरे ज़हन के किसी गोशे में कोई कैफियत ऐसी नहीं थी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब लगता है काम शुरू हो गया है। उसी वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे होंगे जब दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी और मैं फुर्ती से जाग गया। नींद नहीं आई थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो जो शख्स दरवाजे पर खड़ा हुआ था वो गड़ाप से अंदर आ गया और जल्दी से ट्रालर का दरवाजा बंद कर दिया था। ट्रालर में मध्यम रोशनी हो रही थी, मैंने उसमें मजीद कोई जरूरत नहीं समझी थी। बुढ़ एक कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। कहो बुढ़, क्या तुम्हें सूरत हाल मालूम है? क्यों नहीं मालूम होगी चीफ, बुढ़ तुमसे इस कदर गाफिल कैसे हो सकता है? बुढ़ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर क्या राय है तुम्हारी इस सिलसिले में? तुम्हारा अपना क्या ख्याल है चीफ? बुढ़ ने पूछा। मेरा ख्याल है ये ड्रामे का आगाज है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन चीफ, 100%। वैसे अगवा का मंजर मैंने भी देखा, लेकिन लोगों की जबानी मुझे फौरन ही मालूम हो गया था कि तुम कहाँ ठहरे हुए हो। ट्रालर नंबर 302 में, बुढ़ ने जवाब दिया। और वो लड़की? छोड़ो चीफ, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? सुबह वाली, शाम वाली? बुढ़ ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी हंसने लगा। मुझे ये देखकर खुशी हुई है चीफ कि तुम उस अगवा से फिक्रमंद नहीं हुए हो। वैसे माफ करना बुढ़, अब तुम्हारी शान में गुस्ताखी करने लगा है, लेकिन बुढ़ का कोई कसूर नहीं। तुमने उसे अपने मातहतों की बजाय दोस्तों में जगह दी है। नहीं बुढ़, अब तो तुम मेरे मातहत नहीं हो, हम लोग तो आजादाना काम कर रहे हैं। क्या तुम तंजीम को अपने लंदन आने की इतला दे आए हो? कैसी बातें करते हो चीफ? तंजीम को मैं अपने लंदन आने की इतला क्यों कराता? बुढ़ ने हंसते हुए कहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है बुढ़ कि मुझे क्या करना चाहिए? अगवा के नतीजे में वो क्या चाहते हैं? साफ जाहिर है चीफ, अभी तुम उनके लिए इम्तिहान की मंजिल में होगे। वो यकीनन ये देखना पसंद करेंगे कि तुम ज्यूलिट के लिए कितना परेशान होते हो। अब तक की बातों से तो इस बात का अंदाजा होता है कि उन्हें तुम पर यकीन है, यानी वो ये नहीं सोच रहे कि तुम ज्यूलिट को कोई मशकूक शख्सियत समझ रहे हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहजीब मालिक एक्स का थोड़ा सा हमशक्ल होना ही काफी नहीं है। वो ये देखना जरूर पसंद करेंगे कि तुम ज्यूलिट से किस कदर मोहब्बत करते हो और उसकी तलाश में सरगर्दा होते हो या इत्मीनान से बैठ जाते हो। और बुढ़ का मशवरा है चीफ के ज्यूलिट से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करो, यही हमारे लिए तहजीब मालिक एक्स तक पहुंचने का बायस बनेगी। ये बात तो तुम भी जानते होगे कि वो ओलिव आवर्ड की कारकुन है। मैं पेशानी खुजाने लगा। बुढ़ का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था, मुझे वाकई दीवानगी का मुजाहरा करना चाहिए था। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए उससे कहा, ठीक है, कल से ज्यूलिट की तलाश शुरू कर दी जाएगी। बुढ़ थोड़ी देर के बाद चला गया। उसके बाद जाहिर है मेरे लिए कोई और काम नहीं था, लेकिन दूसरी सुबह नाश्ते से पहले ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने काफी वावेला किया और पुलिस इंस्पेक्टर ने हमदर्दी के साथ मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि मिस ज्यूलिट को तलाश करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये कि मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। यकीनन उस स्याह गाड़ी का पता चल जाएगा और उसके बाद पुलिस उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत तसल्लियां दी थी। उसके बाद मैं वहां से निकल आया। इत्तफाक की बात थी कि रमा या हरनाम सिंह नजर नहीं आए थे। चंद लम्हों बाद मेरे दिल में उन लोगों के खिलाफ भी शुबहात पैदा हो गए, लेकिन कम अज कम हरबंस का तस्वर मुझे इस बात से बात रखता था कि मैं उन पर शक ना करूं। सोरेंटो में पहुंचकर नाश्ता किया और उसके बाद हॉलीडे पॉइंट से चल पड़ा।
शहर का रुख किया था। लंदन की सियाहत न खुशगवार नहीं थी। ये दूसरी बात है कि इस सियाहत में मेरे चेहरे पर यतीमी बरसती रही थी और मैं किसी ऐसे परेशान हाल आदमी की मानिद नजर आता रहा था जो किसी की तलाश में सरगर्दा हो। जाने पहचाने मनाजर निगाहों के सामने थे। इससे पहले भी लंदन के ये मनाजर कई बार मैं देख चुका था, लेकिन इनसे दिलचस्पी कम नहीं हो रही थी। लंदन थी इतनी खूबसूरत जगह। मैं जाने पहचाने रास्तों को नापता हुआ ट्रालर फ्रीगर स्क्वायर में आ गया। सुबह की हल्की धूप अभी तक चौक के वस्त में इस्तादा बुलंदो बाला स्तून की चोटी पर अकड़ों खड़े हुए लॉर्ड नेल्सन की तिरछी टोपी तक ही आई थी। ट्राफिल्गर स्क्वायर के मशहूर जमाना कबूतर भी अभी तक शायद नेशनल गैलरी के यूनानी स्तूनों और सेंट पॉल गर्जा के गुंबद में महवे ख्वाब थे। वहां से आगे बढ़ा और उस बड़े फुवारे के सामने पहुंच गया जिसके वस्त में एक अजीम शान मछली का मुजस्मा गुलफड़े फैलाए मुंह से गैलनों पानी उगल रहा था। फिर वहां से आगे बढ़ गया शाहबरी एवेन्यू और उन सड़कों के दरमियान मशहूर जमाना पकार्डली सर्कस। तमाम जगह मेरी जानी पहचानी थी। हर चीज उसी तरह थी और कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी। कारनबी स्ट्रीट एक सीधी सादी सड़क जिसके दोनों तरफ जदीद तरीन फैशन के मलबूसात की दुकानें थी। हर दुकान का मालिक वहाँ बिकने वाले मलबूसात खुद डिजाइन करके अपने दर्दियों से सिलवाता था। दोपहर का खाना मैंने सोहू के एक होटल में खाया और फिर वहां से भी आगे बढ़ आया। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर ढल रही थी। शाम को एक बार फिर ट्राफिल्गर स्क्वायर की तरफ आ गया। नेशनल गैलरी के फुटपाथों पर हैप्पियों का एक रेवड़ पड़ा हुआ था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद मैं वहां से चल पड़ा और एक बार फिर हॉलीडे पॉइंट पहुंच गया। किसी की तलाश में इससे ज्यादा आवारागर्दी नहीं की जा सकती थी। इसी दौरान मैंने सरसरी निगाहों से किसी ऐसे शख्स की तलाश भी की थी जो मेरे ताकुब में हो, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी किया जा रहा था तो नहायत एहतियात से, क्योंकि मुझे किसी भी ताकुब करने वाले का शक नहीं हो सका था। ट्रालर में दाखिल होने से पहले मैंने ट्रालर नंबर 101 की तरफ देखा, लेकिन ट्रालर बंद था। हरनाम और रमा शायद कहीं गए हुए थे। अभी ट्रालर में पहुंचे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पुलिस की एक गाड़ी ट्रालर के सामने आकर रुक गई और वही खुश इखलाक पुलिस ऑफिसर मेरे सामने पहुंच गया। मिस्टर अली यार खान, क्या आपके पास मिस ज्यूलिट की कोई तस्वीर मौजूद है? अफसोस नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके कागजात यहाँ मौजूद हैं। आप चाहें तो उसका पासपोर्ट ले जा सकते हैं। हाँ प्लीज, वो आपको एहतियात के साथ वापस कर दिया जाएगा। हमें उसकी तस्वीर दरकार है और बस। ज्यूलिट के कागजात जूं के तूं थे। मैंने पासपोर्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने एक बार फिर नरमी और हमदर्दी से मुझे अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था और उसके बाद वो चला गया। मैं पूरी इत्मीनान अंदाज में अपने ट्रालर में आ लेटा था। बुढ़ के लिए भी मैंने सोचा था, लेकिन इस वक्त यही मुनासिब था कि बुढ़ से अलग थलग रहूं। अलबत्ता हरनाम और रमा के बारे में मुझे नहीं मालूम हो सका था। वैसे रमा खौफजदा थी। मुमकिन है हरनाम को ये ट्रालर छोड़ना पड़ा हो। 9 बजे के करीब एक बार फिर मेरे ट्रालर पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो हरनाम सिंह तनहा खड़ा हुआ था। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो कहने लगा, नहीं भाई जी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, ये ट्रालर मैंने छोड़ दिया है। रमा बहुत डर गई थी। इस वक्त मैं होटल कैसीनो में हूँ, रूम नंबर 104। रमा की वजह से ये जगह छोड़ना पड़ी है, मगर ये ना समझना कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया हूँ। तुम्हारा यहाँ रहना तो एक मजबूरी है, वरना मैं तुम्हें भी साथ ले जाता। शुक्रिया हरनाम सिंह, मैं ज्यूलिट की तरफ से बहुत परेशान हूँ और यहाँ उस वक्त तक क्याम करूंगा जब तक कि ज्यूलिट के बारे में कोई सही सूरत मालूम ना हो जाए। मेरी पेशकश बरकरार है भाई जी। बार बार कहना बुरा लग, लेकिन अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो मुझे दुख होगा। हरनाम सिंह, तुमसे पहले भी मेरा एक दोस्त सिख था और मुझे अपने उस दोस्त की दोस्ती पर मरते दम तक फख्र रहेगा। उसका नाम हरबंस सिंह था और वो मेरे लिए ऐसे दोस्तों में था जिसके नाम पर बहुत कुछ लुटाया जा सकता है। चुनाचे तुम ये मत समझना कि मैं किसी भी जगह तुम्हें नजरअंदाज करूंगा। बस भाई जी, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इंसान ही इंसान के काम आता है। हरनाम सिंह चला गया, लेकिन ये रात शायद सोने के लिए नहीं थी, जबकि मैं सुकून से सो जाना चाहता था। एक बार फिर आहटें हुई और घड़ी में वक्त देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये बुढ़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दरवाजा खुला तो एक बारीक सी आवाज के साथ ज्यूलिट ट्रालर में आ गिरी। मैं दंग रह गया था, लेकिन फौरन ही मैंने खुद को संभाल लिया और बेचैनी से आगे बढ़कर ज्यूलिट को उठा लिया। ज्यूलिट, ज्यूलिट, मेरी ज्यूलिट, क्या हुआ था? कौन ले गया था तुम्हें? क्या हो गया ज्यूलिट? तुम खैरियत से तो हो ना? मैंने फुर्ती से उसे संभाला और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ज्यूलिट की हालत गैर नजर आ रही थी।
मैंने फुर्ती से ट्रालर में रोशनी कर दी और ज्यूलेट को देखने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर जा बजा खराशों के निशान थे। लिबास वही था जो वो पहन कर गई थी, बिल्कुल बेतरतीब और मैला कुचैला हो रहा था। देखने में उसकी हालत काफी खराब नजर आती थी। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया और बिल्कुल उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ ज्यूलेट, मुझे बताओ, हुआ क्या था? कौन लोग थे वो और तुम्हें अगवा करके कहाँ ले गए थे? अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? अब ठीक हो अली? अब ठीक हूँ, ज्यूलेट कमजोर से लहजे में बोली। लेकिन ज्यूलेट, तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, पागल हो रहा था। मैं सारा दिन लंदन के गली कोचों में तुम्हें तलाश करता फिरा हूँ। ज्यूलेट, मैं बेहद बदनसीब इंसान हूँ। जिसके भी करीब आने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। ज्यूलेट, ये मेरी बदनसीबी थी जिसने तुम्हें मुसीबत का शिकार कर दिया। मुझे बताओ कि वो कौन वैसी थे, क्या गुजरी तुम पर, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, बिल्कुल ठीक। तफसील तुम्हें बताऊंगी, लेकिन क्या बताऊं तुम्हें अली? क्या कहूँ मैं तुमसे, किस तरह कहूँ? उसने अजियतनाक अंदाज में कहा। मुझे सब कुछ बता दो ज्यूलेट, मैं तुम पर एतमाद करता हूँ और जो कुछ तुम पर बीती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होगा। वो कौन लोग थे और तुम उनके चुंगल से कैसे निकल आई? ज्यूलेट ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात नजर आ रहे थे। फिर वो संभल कर मसैरी के पुश से टिक कर बैठ गई। उसकी गमजदा निगाहें सामने ट्रालर की दीवार पर जमी हुई थी। मैंने उसके बिस्तर के नजदीक एक कुर्सी घसीट ली और बोला, कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए ज्यूलेट? कुछ पियोगी? नहीं प्लीज, इस वक्त कुछ नहीं। ज्यूलेट बोली, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो बस मुझे, मैं शदीद प्यास महसूस कर रही हूँ। मैंने ज्यूलेट को पानी पिलाया और फिर कुर्सी पर बैठकर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। अली, तुम बेहद नेक इंसान हो, बहुत शरीफ और बहुत ही पाकीज़ा फितरत के मालिक। मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ और अब जब ये हालात सामने आ गए हैं तो तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे अपने साथ रहने का मौका दोगे तो मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपने बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन तकदीर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया अली, और अब इसके अलावा और कोई सूरत नहीं कि मैं हकीकत तुम्हारे सामने खोल दूं। हकीकत? मैंने गहरी निगाहों से ज्यूलेट को देखते हुए कहा। हाँ, तुमने कभी मेरे बारे में कोई तफसील नहीं पूछी, तुम्हारी ये आला शख्सियत और शराफत का सबूत है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बारे में खुद भी कभी कुछ नहीं बताया। काश उसकी नौबत ना आती, काश इसकी नौबत ना आती। अगर तुम चाहो तो मुझे जरूर बता दो ज्यूलेट, मैं वादा करता हूँ कि तुम पर कोई शक नहीं करूंगा। अगर कोई बात तुमने मुझसे छुपाई है तो यकीनन वो तुम्हारी मजबूरी होगी। मैं भी तुम्हारे लिए मजबूर हो गया हूँ ज्यूलेट, मैं भी अब तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं पाता। ज्यूलेट बेसाख्ता अपनी जगह से उठी और मुझसे लिपट गई। मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा था। बहरहाल मैंने उसे संभाला और उसके बाद उसके नजदीकी मसैरी पर बैठ गया। ज्यूलेट का बदन कपकपा रहा था। मैं उसकी शानदार अदाकारी पर गौर कर रहा था और किसी भी कीमत पर अपने आप को ये धोखा देने के लिए तैयार नहीं था कि ये अदाकारी नहीं हकीकत है। ताम मुकाबला अदाकारी का हो रहा था तो मैं भी भला किस तरह उससे पीछे रह सकता था। चुनाचे मैं उसे तसल्लियां देता रहा। थोड़ी देर बाद ज्यूलेट की सिसकियां रुक गईं। मैंने उसके नजदीक बैठे बैठे उससे पूछा, सब कुछ कह दो ज्यूलेट, अपने ऊपर कोई बोझ ना रखो। अली, मेरा ताल्लुक जराइम पेशा अफराद के एक गिरोह से है। बहुत अरसा मैं उनके साथ रही हूँ। मेरी एक माँ है, 2 छोटी बहनें हैं और एक भाई है जो सबसे छोटा है। मेरी छोटी बहन की उम्र 11 साल है, उससे बड़ी 17 साल की है और भाई इस वक्त सिर्फ 9 साल का है। हम फिनलैंड में रहते थे। बाप की मौत के बाद हमारा कोई सरपरस्त नहीं रहा था। मैंने होश संभालने के बाद एक जनरल स्टोर में सेल गर्ल की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया था। मेरी माँ भी काम करती थी और इसी तरह हम फिनलैंड में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सरगर्दां हो गई। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि सीधे साधे तरीके से मुझे कभी खुशहाली नसीब नहीं होगी। चुनाचे मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहने लगी जो जराइम की जिंदगी बसर करते हैं और दौलत कमाते हैं। बिलाकर मेरा राब्ता ऐसे चंद अफराद से हो गया। ये मुनशियात के ताजर थे और स्मगलिंग वगैरह करते थे। मैंने उनसे पींगे बढ़ाई और अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। माँ बहनों और भाइयों को एक अच्छी जिंदगी मुहैया करने के लिए मैंने शदीद जिद्दोजहद की, जराइम की दुनिया से पूरी तरह वाकफियत हासिल की और उसके बाद आगे से आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि जराइम पेशा अफराद के एक बैनुल अक़वामी गिरोह तक पहुँच गई। अली, तुम्हें मेरी शख्सियत का यह नया रूप बहुत अजीब लग रहा होगा और मुमकिन है कि इस दास्तान को सुनने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, लेकिन मैं हकीकत बताए बगैर नहीं रह सकती। मैंने जो कुछ किया उन लोगों के लिए और मैं एक मकबूल हैसियत इख्तियार कर गई। बिलाकर उन्होंने एक ऐसी मुहिम के लिए मुझे मुंतखब किया जो काफी मुश्किल थी। मैंने इस मुहिम पर जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस गिरोह के
लेकिन उस गिरोह के सरबराहान जिनसे मैं कतई वाकिफ नहीं हूँ, वो किसी भी कारकुन की सरकशी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझ पर सख्ती की गई और मैं फिनलैंड से फरार हो गई। मैंने तैयार कर लिया था कि अब जो कुछ भी करूंगी अपने तौर पर करूंगी और किसी भी मुनासिब वक्त अपने खानदान को फिनलैंड से कहीं और मुंतकिल कर दूंगी। जब जुर्म की दुनिया ही में रहना था तो फिर लगे बंदे असूलों पर क्यों काम किया जाए। चुनाचे मैंने वहां से राय फरार इख्तियार की और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती हुई बिलाखिर बैरूत पहुंच गई। बैरूत में मेरी मुलाकात तुमसे हुई अली, और न जाने क्यों तुम्हारी शराफत ने मुझे बेहद मुतासिर कर दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए गुदाज पैदा हो गया। मैंने अपने आप को एक बदले हुए रंग में महसूस किया अली, और ये ख्याल पहली बार मेरे ज़हन में आया कि जुर्म की दुनिया से हटकर भी तो एक दुनिया होती है, मोहब्बत, शराफत और पाकीज़गी की दुनिया। जिंदगी के वो तरीके यहाँ भी बआसानी तय किए जा सकते हैं जो इंसान की दिली ख्वाहिश होते हैं, लेकिन अगर उनमें शराफत और इक़्तिदार का अंतर शामिल रहे तो शायद उनकी खूबसूरती कुछ और ही होती होगी। इसी तसव्वुर के साथ मैंने तुम्हारा कुर्ब हासिल किया था। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं तुम्हें मुतासिर करने में कामयाब हो गई तो अपने प्रोग्राम को तब्दील कर दूंगी और किसी पुरसुकून गोशे में पना लूंगी, अपने खानदान को वहीं बुला लूंगी और तुमसे शादी करके एक घरेलू औरत की तरह जिंदगी गुजारूंगी। इस काम के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार जरूरी था, लेकिन तकदीर मेरा साथ देने पर तैयार नहीं अली। वो सब कुछ नहीं हो सकता जो मैंने सोचा था। जूलियट फूट फूट कर रोने लगी। मैं खोपड़ी खुजा रहा था। इस कहानी को क्या समझूं? एक पुरदर्द और दिलचस्प कहानी जो किसी के ज़हन की तख्लीक है, या इसमें कोई हकीकत है? क्या जूलियट मुझसे हकीकत रोशनास कराना चाहती है? क्या ये आंसू सच्चे हैं? लेकिन मैं कैसे मान लेता? मैंने अपने आप को दिल ही दिल में बुरा भला कहा। एक बार फिर मुझे मेरी फितरी शराफत किसी के दुख से मुतासर कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और चालाकी से जूलियट के बाजू पर हाथ फेरते हुए बोला, खुद को संभालो जूलियट, खुद को संभालो प्लीज, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। जूलियट सिसकियां लेती रही। फिर थोड़ी देर के बाद उसने खुद पर काबू पा लिया और बोली, वो एक बार फिर मुझे मिल गए अली, एक बार फिर उन्होंने मुझे पा लिया। न जाने किस तरह मुझे उन्होंने ये अगवा किया था। मैं नहीं जानती कि मुझे लंदन की कौन सी इमारत में ले जाया गया था और वो इमारत कौन से हिस्से में वाक़ है। जिस गाड़ी में वो मुझे ले गए थे मुझे बिल्कुल उसका पता नहीं था और उस वक्त मेरे हवास भी काबू में नहीं थे। मैंने जब उस इमारत में आंख खोली तो अपने सामने उन्हीं को खड़े पाया जिनसे मेरा माजी में ताल्लुक रह चुका है। मैं सब कुछ समझ गई थी, सब कुछ मालूम हो गया था मुझे। सजा मेरा मुकद्दर बन गई थी। चुनाचे उन्होंने मुझे सजा दी। देखो अली, किस तरह मारा उन लोगों ने मुझे। जूलियट ने यह कहकर अपनी पुश्त मेरे सामने कर दी। उसकी पुश्त मेरे सामने थी जिस पर सुर्ख दारियां बनी हुई थी। इन दारियों में खून चमक रहा था। यकीनन ये कोड़े के निशानात थे। एक लम्हे के लिए ज़हन में फिर बोंचाल सा आ गया, लेकिन फौरन ही मैंने खुद को संभाल लिया। ओलिव हार्वर्ड हर खेल खेल सकता है, हर खेल। ताहम अदाकारी का मुकाबला था तो मैं किस तरह उससे पीछे रह सकता था। मैंने एक सिसकी सी ली और फिर अपने सख्त तासरात का इजहार किया और वो दोबारा रोने लगी। मैंने उसका लिबास नीचे से ऊपर किया और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, किसने ये किया है जूलियट? ये सब कुछ तुम्हारे साथ? कौन दरिंदे हैं वो? मुझे बताओ उनके बारे में, बताओ मुझे उनके बारे में। मैं इतने जख्म लगाऊंगा उनके जिस्म पर कि वो गिन भी नहीं सकेंगे। उनकी निशानदेही करो प्लीज, बस जूलियट, मुझे उनके बारे में बताओ। नहीं कर सकती अली, मैं ये नहीं कर सकती, खुदा की कसम ये नहीं कर सकती। जूलियट फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो सिसकती रही। थोड़ी देर के बाद मैंने उसका चेहरा अपनी निगाहों के सामने किया और आहिस्ता से बोला, तुम मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती जूलियट, ऐसी क्या मजबूरी है? अब मैं उनके खिलाफ एक काम भी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी शाह रग पकड़ दी है। मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और मेरा भाई उनके कब्जे में है। मुझे अच्छी तरह मारा पीटा गया। उन्होंने मुझसे सवालात किए मेरे बारे में और उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके हुक्म से नाराज किया तो मेरे खानदान के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जाएगा। अली, मेरी बहनें उनकी कैद में सिसक रही थी। मेरा भाई मासूम मुझे पूछ रहा था कि मैं कहाँ चली गई थी और मैंने उन दरिंदों के हवाले उन्हें क्यों कर दिया है। मेरी माँ घुटनों में सर दे के रो रही थी। अली, ऐसा दर्दनाक मंदिर था कि शायद कोई भी बर्दाश्त न कर पाता। अली, तुम यकीन करो मुझे अपने जख्मों की परवाह अली, तुम यकीन करो कि मुझे अपने जख्मों का जरा बराबर भी एहसास नहीं। वो जख्म जो अपनों को वहाँ देख कर मेरे सीने पर लगे हैं, इनसे कहीं ज्यादा तकलीफ दे हैं। तकदीर बाद औकात इंसान को किस तरह बेबस कर देती है। मेरी दिली कैफियत को तुम पूरी तरह नहीं समझ सकते अली। काश मैं तुम्हें अपना सीना चीर कर दिखा सकती। वो बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं उसकी कहानी पर गौर कर रहा था। इस कहानी के पसे मंजर में झांक रहा था और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ड्रामे का आगाज हो गया था।
पूरी तरह बहुत मुकम्मल और जामे अंदाज में, लेकिन लड़की की पुश्त के जख्म असली थे, जिसका मतलब था कि वो बेहद मजबूत है। एक अच्छी अदाकार ही नहीं बल्कि मजबूत कुव्वत इरादी और मजबूत असाब की मालिक भी है। मैं उसे दिलासा देता रहा। थोड़ी देर के बाद वो खामोश हो गई और अपनी जगह से उठी और ट्रालर के छोटे से बाथरूम में जाकर उसने मुंह हाथ धोया, फिर वापस आकर बसैरी पर बैठ गई। अली, मुझे तुम्हारा मशवरा दरकार है। मुझे इस वक्त किसी तुम जैसे साथी की जरूरत है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? वो लोग एक अफ्रीकी रियासत में कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे हिदायत दी गई है कि मैं अपने मिशन की तकमील के लिए रवाना हो जाऊं। तो क्या तुमने उनसे वादा कर लिया है कि तुम ये काम करोगी? हाँ अली, मैंने उनसे नहीं, अपनी माँ से वादा किया है, अपने भाई बहनों से वादा किया है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें इस सजाब से निजात दिला दूंगी, क्योंकि मैं ही उन्हें इस सजाब में फंसाने का बायस बनी थी। मैं गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, इस दर्दनाक कहानी से मैं बेहद मुतासर हुआ हूँ ज्यूलेट। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम अगर वहाँ जाना चाहती हो तो जाहिर है मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगा। काश मैं खुद भी तुम्हारी कोई मदद कर सकता। तुम मदद कर सकते हो अली, बल्कि तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। क्या इस मुसीबत के वक्त मेरा साथ छोड़ दोगे अली? नहीं ज्यूलेट, लेकिन तुम्हारे गिरोह के लोग ये बात पसंद करेंगे कि एक बिल्कुल अजनबी शख्स तुम्हारे साथ जाए। मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र कर दिया है, बल्कि उन्होंने खुद ही मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि अगर अली मेरा साथ देना चाहें तो गिरोह को इस बात पर एतराज नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुकी हो ज्यूलेट कि तुम वहाँ जरूर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने जवाब दिया और ज्यूलेट एक बार फिर मुझसे लिपट गई। अली मेरी जिंदगी बदतरीन हालात से दो चार है, ऐसे मेरा साथ न छोड़ना। तुम फिक्र मत करो ज्यूलेट, हमें कब रवाना होना है इसके बारे में हमें बहुत जल्द इतला मिल जाएगी। ज्यूलेट ने जवाब दिया। मैं उसे तसल्लियां देते रहा, इसके अलावा कर भी क्या सकता था, लेकिन अब मेरे लिए सोचने को बहुत कुछ था। ज्यूलेट 3-3:30 बजे के करीब सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इस ताज़ा सूरत हाल पर गौर कर रहा था। अगर बुढ़ के जरिए ये ना मालूम हो जाता कि ज्यूलेट के पस से पुश्त ओलिव हार्वर्ड है तो शायद इसी दौरान में जगह जगह भटकता, लेकिन अब तो एक सीधे रास्ते पर काम हो रहा था और मुझे ज्यूलेट या दूसरे लोगों ने नहीं, ओलिव हार्वर्ड से होशियार रहना था। ज़हन के सुनसान वैरानों में जब कभी उकताहट का तस्वुर उभरता तो ये एहसास बड़ी तसल्ली देता कि तहजीब मालिक एक्स जिंदा है और मैं उसकी तलाश में सरगर्दा हूँ। बस इसी एहसास को सीने से लगाकर मैंने ज्यूलेट का मंसूबा मंजूर कर लिया। वो कहीं भी जाए मैं उसका साथ दूंगा, इस तरह जैसे मैं उससे बेहद मुतासर हो गया हूँ, और फिर इसी दौरान अपने लिए राहें तलाश करूंगा। लेकिन बुढ़ को इतला देना जरूरी था। हरचंद के बुढ़ एक बाखबर इंसान था और अब तक मैंने एक लम्हे के लिए भी उसे गाफिल नहीं पाया था। उसके बावजूद इंसान तो था, अगर भटक जाए तो मुश्किल होगी। दिल तो यही चाहा कि अभी जाकर ट्रालर नंबर 302 में बुढ़ से मुलाकात करूं और उसे तमाम सूरत हाल बता दूं, लेकिन ये बात खतरनाक हो सकती थी। ज्यूलेट की वापसी के बाद मुमकिन है मुझ पर निगाह रखने वालों की तादाद बढ़ा दी गई हो और इस वक्त बुढ़ के ट्रालर तक पहुंचना इस सारे मंसूबे ही को चौपट कर दे, इसलिए खामोशी इख्तियार की। सुबह को मैंने ज्यूलेट को नाश्ता कराया और उसके बाद उसने लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर उससे कहा कि मैं उसके जख्मों की ड्रेसिंग कराना चाहता हूँ। ज्यूलेट ने आमादगी का इजहार कर दिया, चुनाचे मैं उसे लेकर बाहर निकल आया। बहुत से मसाइल से निमटना था। सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसी दौरान मैंने ज्यूलेट से गुफ्तगू करके एक कहानी तैयार कर ली थी। पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तो उसी हमदर्द मेहरबान पुलिस ऑफिसर से मुलाकात होगी। ज्यूलेट को मेरे साथ देखकर चौंक पड़ा और उसने पुरजोश अंदाज में कहा, मिस ज्यूलेट आपके साथ नजर आ रही है मिस्टर अली, बैठिए बैठिए, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैं भी इसी सिलसिले में अपने साथियों से बाज पुरस कर रहा था। ज्यूलेट रात को वापस आ गई। मैंने कहा, कुछ बताया इन्होंने कि कहाँ गई थी? हाँ, इन्हें अगवा करने वालों को गलतफहमी हुई थी और वो इन्हें मैडम सार्डिना कहकर मुखातब कर रहे थे। जब ज्यूलेट ने उन्हें अपना यकीन दिलाया कि वो मैडम सार्डिना नहीं है तो बमुश्किल तमाम उन्हें यकीन आया, लेकिन वो इस बात पर हैरान थे कि ज्यूलेट मैडम सार्डिना की हमशक्ल क्यों है। फिर उन्होंने इन्हें मादरत के साथ एक जगह छोड़ दिया। मैडम सार्डिना, उसने जेर लब दोहराया, फिर अपनी नोटबुक में ये नाम नोट करते हुए बोला, इसका मतलब है कि उस नाम की किसी खातून को खतरात लाहक हैं। यकीनन आपकी हमदर्दी और मोहब्बत का शुक्रिया। बराए करम ज्यूलेट का पासपोर्ट वापस कर दीजिए। ऑफिसर ने फौरन इन तमाम कार्रवाई मुकम्मल की थी। ज्यूलेट का पासपोर्ट उसे दे दिया गया और इसके बाद हम वहाँ से भी निकल आए। रास्ते में ज्यूलेट ने कहा कि अब यहाँ क्याम मुनासिब नहीं, क्यों ना किसी होटल में क्याम किया जाए। वो खौफजदा हो गई है। लेकिन ज्यूलेट, क्या वो लोग तुमसे होटल में राब्ता कायम करेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है अली? उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मुझे निगाहों से ओझल किया होगा। वो शैतान है।
ठीक है, अगर ये बात है तो फिर हम किसी होटल में ही क़याम करेंगे। इसके अलावा अब हमें हरनाम सिंह और रमा से भी बचना है। तुम्हारे अगवा के बाद रमा खौफजदा हो गई थी, जिसकी वजह से हरनाम सिंह को एक होटल में मुंतकिल होना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि हमारी इस मसरूफियत में कोई खलल अंदाजी हो। जूलियट ने मुझसे इत्तफाक किया था। एक छोटे से क्लिनिक में जाकर मैंने जूलियट के जख्म दिखाए और डॉक्टर ने हमें कुछ दवाएं दे दी। जूलियट के जख्मों पर भी बैंडेज कर दी गई थी। उसके बाद हम वहाँ से निकल आए। फिर किसी होटल के इंतखाब का मसला दरपेश हुआ। मैं जानता था कि हरनाम सिंह और रमा कौन से होटल में हैं, चुनाचे मैं उस होटल से बचना चाहता था। बिलाखिर एक गैर